Hello everyone. Today we are going to talk about the definitions of intelligence and the different approaches and theories of intelligence. First, the definition of intelligence that is to be given by Bachelor, which says the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and to deal effectively with his or her environment. Now, which says that we are going to talk about intelligence, not only a single entity. That means not only single ability could able to define the intelligence. बैचलर के हिसाब से इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी के बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते. उसने ये कहा है कि बहुत सारी एबिलिटीज इकट्ठे होके जब ज्वाइन टुगेदर करेंगी तभी हम इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं, जिसका पर्पस ये है कि वो कुछ कुछ जगह पे अलग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे. थिंक रैशनली का मतलब कि मैं अपनी समझ के हिसाब से कैसे उसको सोच सकता हूँ. मुझे अपनी थिंकिंग को ये समझना है कि मैं कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकता हूँ, और जो जो चीजें मुझे एनवायरमेंट से मिल रही हैं उनको मुझे कैसे डील करना है, चाहे वो चैलेंजेस को फेस करना है, चाहे वो सर्कमस्टांसेस को डील करना है या सिचुएशंस को बियर करना है. तो मुझे ये सब देखना है कि मैं इन सब चीजों को इफेक्टिवली अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव तरीके से कैसे इन सब चीजों को डील कर सकता हूँ. So Bachelor has understood the intelligence in terms of its functionality, which says its value for adaptation to the environment. So my मतलब बैचलर का जो मेन पर्पस है वो यही है कि मैं इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से कैसे अडेप्ट कर पाता हूँ, और उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज लगेंगी जो मेरी इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगी. एंड बैचलर हैज ऑलरेडी गिवन फ्यू डिफरेंट intelligence tests that are to be widely used for assessment. Next is given by Gardner. गार्डनर ने भी मोर और लेस सेम ही बात करी है, पर गार्डनर ने इस चीज को अपने तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर उसने उसको डिफाइन कर दिया. An intelligent individual not only adapts to the environment but also actively modifies or shapes it. वो ये कहता है खाली इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं होता जो हर एक सिचुएशन को अपने हिसाब से डील करता है, अपने हिसाब से उसको अडेप्ट करता है अपने. उसके अलावा उसको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को शेप करना पड़ेगा ताकि वो समझ पाए कि एग्जैक्टली exactly मुझे किस सिचुएशन में डील करना कैसे है. दैट मेक्स मी how the intelligence is going to work when we are going to work with shaping of different circumstances or situations that we are going to receive. Now, when we talk about the theories and the approaches of intelligence, there are two major, the whole chapter is being divided into. The first one is psychometric approach, that is also called as structural approach. The another name of psychometric is a structural approach, and another one is information processing approach. Now, what are they and what are the differences between these two major approaches of intelligence? Now, let's discuss this. The first one is intelligence is to be considered as an aggregate of abilities. एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज का मतलब ये बहुत सारे एबिलिटीज का एक कॉम्बिनेशन बनता है. मैं एक सिंगल एंटिटी की एबिलिटी नहीं कहूंगी कि एक ही एस्पेक्ट के ऊपर हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, it is to be expressed in an individual's performance in terms of a single index of cognitive abilities. That means it is to be looked across how an individual is going to perform with their distinct cognitive ability. हर एक इंसान की अपनी अपनी कॉग्निटिव क्षमता है किसी कार्य को करने की. सो हाउ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू परफॉर्म, हर एक इंसान अपने हिसाब से अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को यूज करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो परफॉर्मेंस देगा, दैट मेक्स व्हाट द साइकोमेट्रिक और द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस. बिकॉज वो उसके स्ट्रक्चर पे जो बिल्डिंग ब्लॉक है इंटेलिजेंस का, जिसकी वजह से उसका इंटेलेक्ट इज टोटली बेस्ड अपॉन, वो उसके ऊपर काम करेगा. दैट्स व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस. Next one is the information processing approach, which says my processing is totally being based upon how I am going to look across a rational thinking, how I am going to work with the logical reasoning. मैं अपने इंटेलेक्चुअल रीजनिंग पे कैसे फोकस करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, कैसे मैं लुक अक्रॉस करता हूँ, figuring out the different solutions for the problem that I am going to face. So problem solving skills and abilities will turn out to be a intellectual reasoning also becomes a part of the information processing.
इट ऑल्सो फोकसेज ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। हर एक इंसान को किस सिचुएशन के अंदर, किस सर्कमस्टांस के अंदर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन फिगर आउट करना है, एक स्पेसिफिक लॉजिकल रीजनिंग के साथ काम करना है, जहां पर बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शनैलिटीज का यूज होता है। इट कैन बी different ways by which you're able to process the information that we are going to receive। ठीक है। सो कॉग्निटिव फंक्शनैलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं जिसके बेसिस पे एन इंडिविजुअल इज गोइंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन by looking across a logical reasoning, rational thinking, by looking across different problem solving abilities and the skills that are being used to work with the concept of intelligence. Now, further, these two major approaches are classified and divided into different types of theories. Now, we are going to discuss that. The first one is the psychometric approach. में सबसे पहली थ्योरी आती है वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर का मतलब ये एक सिंगल फैक्टर है जिसके ऊपर वो पूरी थ्योरी बेस्ड है। वन फैक्टर थ्योरी इज टू बी गिवन बाय अल्फ्रेड बेनेट। अल्फ्रेड बेनेट ने कहा, जो इंटेलिजेंस का मीनिंग जो अल्फ्रेड बेनेट के हिसाब से है वो ये है, द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। मेरी किसी चीज को एसेस करने की, जजमेंट करने की, समझने की, रीजनिंग करने की जो एबिलिटी है, दैट मेक्स व्हाट माय इंटेलिजेंस इज। Now, the first psychologist who formulated the concept of intelligence in terms of mental operations is the Alfred Bennett. Alfred Bennett is the first person who has worked upon the concept of intelligence. Now, he has also talked about differentiating more intelligent from less intelligent individuals. How we could able to distinguish कि कौन सा इंसान के पास ज्यादा इंटेलेक्ट एबिलिटीज हैं टू असेस एन एस्पेक्ट, और किस इंसान के पास एबिलिटीज कम है। सो ये डिफरेंशिएट करने का कंसेप्ट इज ऑल्सो बीइंग गिवन बाय अल्फ्रेड बेनेट, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली we need to categorize the person on the basis of the cognitive abilities or the skills that person is going to have, on the basis of which we could able to distinguish who lies with more category of intellect and who lies with lesser level of intellect. Conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. So हम बहुत सारी abilities, अब बहुत सारी तो हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, बट वो वाली एबिलिटी यूज कर सकते हैं जो एक सिमिलैरिटी के साथ एक सिंगल फैक्टर पे बेस्ड है। चाहे वो रैशनल थिंकिंग की बात कर रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, कोई भी एक सिंगल एबिलिटी मैंने ले ली, कॉग्निटिव एबिलिटी, वो सिंगल एबिलिटी बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्टेड होगी। और कैसे वो एबिलिटी मुझे हेल्प करेगी कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस के साथ कैसे डील करूं फ्रॉम द एनवायरमेंट, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू डील विद different situationism, different aspects, how the environment is going to deal, how we I am going to adjust and adapt with the change in the environment. So हर एक individual का pace अलग है to deal with those different changes. So this is what makes the one factor theory of intelligence that is to be given by Alfred Bennett. Next one is the two factor theory that talks about only two major factors on the basis of which intelligence is to be based upon. Now this is to be given by चार्ल्स पियरमन। चार्ल्स पियरमन ने दो मेजर फैक्टर्स की बात करी है, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर इज अ जनरल फैक्टर। जनरल वर्ड इटसेल्फ मींस इट इज वेरी जनरलाइज्ड एंड बीइंग अवेलेबल टू ऑल। ठीक है। दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी फैक्टर। जैसे हम किसी भी चीज को परफॉर्म करते हैं, कैसे हम हर एक चीज को लुक अक्रॉस करते हैं, हमारा हर चीज को देखने का आउटलुक बहुत अलग होता है, हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस, मेंटल ऑपरेशन डिफरेंटली वर्कआउट करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट the G factor that is to be considered to be the general factor that is being available and common to all. Next is the S factor. S factor talks about a specific ability on the basis of which I could able to excel. मेरे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई स्पेसिफिक एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता हूँ या एक्सेल कर सकता हूँ किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में। सो
Two-factor theory is also going to work across with a statistical method or a tool that is to be called as a factor analysis. Now, factor analysis is to be used by the psychologists who are going to work across with the assessment of the intelligence for the basis of G factor and S factor. ठीक है?